हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। भौतिकी में हम लोग इंडक्शन पे बात कर रहे थे। इंडक्शन में हम लोग सेल्फ इंडक्शन पढ़ चुके हैं, सेल्फ इंडक्शन, सेल्फ इंडक्टेंस और कम्बिनेशन इन पैरेलल, कम्बिनेशन इन सीरीज, इन सब पे हम लोग सेल्फ इंडक्शन में पढ़ चुके हैं। इलेक्ट्रिक में प्रेरण की घटना, इंडक्शन की घटना केवल सेल्फ इंडक्शन में नहीं है। इंडक्शन जो है अलग तरह से इस स्थिति में भी होता है। जैसे यहाँ पे एक नया प्रकार से भी इंडक्शन पॉसिबल है, संभव है। उसमें हम लोग देख रहे हैं अन्योन्य प्रेरण, म्यूचुअल इंडक्शन। म्यूचुअल इंडक्शन कब होगा? तो जब हम लोग एक कुंडली ले लें और एक कुंडली में धारा को प्रवाहित करना शुरू करें, मतलब कुंजी को ऑन करें। तो कुंजी को ऑन करेंगे तो परिपथ में धारा शुरू होगी। तो यहाँ पे एक छोटी सी बात ये हम लोग को समझना चाहिए कि परिपथ में मान लीजिए धारा का जो अस्थाई धारा का मान है या धारा का जो अस्थाई मान है वह मान लीजिए 5 एम्पीयर है, ठीक है। तो इसमें धारा का मान यदि 5 एम्पीयर है तो कुंजी को ऑन करते ही तुरंत इस परिपथ में धारा 5 एम्पीयर की नहीं होगी। धारा की मात्रा इस परिपथ में बहुत तेज़ी से बढ़ेगी और बढ़ते हुए 5 एम्पीयर तक पहुंचेगी, लेकिन कुछ न कुछ समय अवश्य ही ऐसा लगेगा होगा और इसी समय अंतराल में धारा का मान जो है 0 से 1, 1 से 2, 2 से 3, 3 से 4 और फाइनली जो है 5 एम्पीयर तक धारा जो है पहुँच जाएगी। तो धारा 5 एम्पीयर तक पहुंचेगी, इसके लिए बीच में थोड़ा सा समय अंतराल लगेगा। इसी समय अंतराल की बात हम कर रहे हैं। इस समय अंतराल में इस कुंडली में धारा का मान परिवर्ती माना जाएगा। जितने समय तक धारा शुरू होकर अस्थाई मान तक पहुंचेगी उसके बीच में धारा का मान लगातार क्या होगा? परिवर्तित होगा। और जब इस कुंडली में धारा परिवर्तित होगा तो इस कुंडली में बहने वाली धारा के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र और उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र के कारण चुंबकीय फ्लक्स में भी परिवर्तन होगा। और चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो चुंबकीय फ्लक्स में होने वाले इस परिवर्तन का प्रभाव जो है इस दूसरे कुंडली पर पड़ेगा। इसको हम लोग कहते हैं प्राथमिक कुंडली, प्राइमरी कॉइल, और ये हम लोगों का सेकेंडरी कॉइल मीन्स द्वितीय कुंडली। क्योंकि ये द्वितीय कुंडली बहुत सेंसिटिव है और इस कुंडली को हम लोग इस दोनों कुंडलियों को पास पास समान अक्ष पे रखे हैं। तो धारा को इस परिपथ में, प्राथमिक कुंडली में धारा को शुरू करने पर जब तक इस परिपथ में धारा का मान परिवर्तित होता है उतने समय अंतराल तक इस कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होता है। और चूंकि इस कुंडली के साथ ही एक दूसरी कुंडली लगी हुई है तो दूसरी कुंडली से होकर गुजरने वाले फ्लक्स में भी परिवर्तन होता है। लेकिन ध्यान ये रखना है कि यह परिवर्तन केवल इसी समय अंतराल तक होता है, अर्थात इस परिपथ में जब तक धारा का मान अस्थायी नहीं हो जाता है, मतलब इस परिपथ में जब तक धारा का मान बदल रहा है। तो इस परिपथ में जब तक धारा का मान बदल रहा है उतने समय अंतराल के बीच इस परिपथ से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है। और जब किसी कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स के मान में परिवर्तन होता है तो फैराडे का नियम अप्लीकेबल हो जाता है कि इस फ्लक्स परिवर्तन के समय दर का ऋण मान जो होगा इस कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होगा। और इससे जुटी एक सेंसिटिव धारा मापी जो होती है इसकी सुई जो है किसी एक दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अब इसमें जो उत्पन्न होगी धारा उसकी दिशा क्या होगी, कितनी होगी, कैसे होगी, वो सब बात की बात है। यहाँ पे सिर्फ हम लोग भौतिक घटना का अध्ययन कर रहे हैं कि अन्योन्य प्रेरण क्या, म्यूचुअल इंडक्शन किसे कहते हैं। तो यदि इन दो कुंडलियों को इस प्रकार पास पास रख के एक कुंडली में धारा के मान को शुरू किया जाए या धारा को बंद किया जाए, क्योंकि शुरू करने में जो प्रक्रिया चल रही है यही प्रक्रिया बंद करने में भी होगा। क्योंकि बंद करने में धारा का मान तो बंद करने के पूर्व अस्थायी धारा मान लीजिए 5 एम्पीयर की है और कुंजी को ऑफ किए मतलब बंद किए तो धारा का मान घट के एकाएक 0 नहीं होगा। धारा का मान घटते घटते फिर ये कुछ समय अंतराल लेके 0 होगा और जिसमें धारा का मान घट घट के 0 होता है उसी अवस्था में
इससे में धारा के मान में परिवर्तन होता है, धारा के मान में परिवर्तन से फ्लक्स में परिवर्तन होता है, फ्लक्स में परिवर्तन होने से फिर इसमें प्रेरित विद्युत भाग बल उत्पन्न होता है। और धारा की शुरू करने में यदि धारामापी की विक्षेप की दिशा इस दिशा में है तो धारामापी को वो कुंजी को बंद करने पे इसमें जो विक्षेप होगा पहले के विपरीत होगा। तो जब दो कुंडलियों को पास रखकर एक कुंडली में धारा के मान को शुरू करते हैं या बंद करते हैं या रिएक्टेंट लगाकर धारा के मान में परिवर्तन करते हैं, तो इन परिवर्तन के प्रक्रिया के दौरान इससे बद्ध दूसरे किसी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है और प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण इस दूसरे कुंडली में प्रेरित धारा उत्पन्न होती है। प्रेरित धारा के कारण यह धारामापी की जो सुई होती है किसी एक निश्चित दिशा में विक्षेपित हो जाती है। अब अगर धारा की शुरू करने में धारामापी की सुई दाहिने की तरफ विक्षेपित हुई है तो धारा को बंद करने के समय वो बाईं ओर विक्षेपित होगी। उस पर हम लोग आगे बात करेंगे क्यों कितना। लेकिन इस घटना को भौतिकी में होने वाली इस घटना को कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण के लिए आवश्यक है कि दो कुंडलियां हों और दो कुंडली में एक कुंडली में वैद्युत स्रोत लगा हो, दूसरे कुंडली में धारामापी लगी हो। अब तब हम पहले कुंडली में धारा को शुरू करें, बंद करें या धारा के मान में परिवर्तन करें तो ये सारा परिवर्तन हम लोगों को दूसरे कुंडली पर दिखाई देता है और वह परिवर्तन जो है धारा के रूप में दिखाई देता है। धारामापी धारा की उपस्थिति को ही प्रदर्शित करता है। तो इस घटना को हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण एक घटना है और यह घटना जो है दो कुंडलियों के बीच में होता है और ये प्राथमिक कुंडली में धारा के मान में परिवर्तन के कारण ही द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होता है या इसका प्रभाव जो है द्वितीय कुंडली में धारा के रूप में धारामापी में दिखाई देता है। इसमें हम लोग मान लें कि एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स द्वितीय कुंडली में एक कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स φ2 है। द्वितीय कुंडली में कुल फेरों की संख्या जो N2 है तो N2 × φ2 हो जाता है द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिका। फ्लक्स ग्रंथिका मतलब कुल फ्लक्स का मान फ्लक्स ग्रंथिका हो जाता है N2 × φ2। अब N2 × φ2 जो होता है ये सीधे सीधे प्राथमिक कुंडली में अगर बहने वाली धारा I1 है, प्राथमिक कुंडली की धारा अगर I1 है तो ये कुल फ्लक्स ग्रंथिका का जो मान होता है यह प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा के सीधे सीधे क्या होता है अनुक्रमानुपाती होता है। धारा की मात्रा जितनी ही अधिक शुरू करेंगे या जितना ही अधिक परिवर्तन करेंगे इस फ्लक्स ग्रंथिका के मान में उतना ही अधिक परिवर्तन होगा। और यहीं से हम लोग ले लेते हैं क्या N2 φ2 = m × I1। यहाँ पे जो m है यह m तो है अनुक्रमानुपाती नियतांक, लेकिन इसी को हम लोग कहते हैं अन्योन्य प्रेरकत्व। m जो है क्या है अन्योन्य प्रेरकत्व, म्यूचुअल इंडक्टेंस। इसको हम बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, अन्योन्य प्रेरकत्व। तो यहाँ पे जो नई भौतिक राशि आ गई यम, इसको डिफाइन करते हैं। और कैसे डिफाइन करते हैं तो यदि यहाँ से यम की वैल्यू निकालें हम लोग तो N2 φ2/I1। अब यहाँ से डिफाइन कर देते हैं कैसे, यदि I1 = 1 तो m = N2 φ2। तो पहले ही बताया आपको कि N2 φ2 जो है टोटल क्या है, यह है फ्लक्स ग्रंथिका। कैसी फ्लक्स ग्रंथिका तो द्वितीय कुंडली से बद्ध कुल फ्लक्स ग्रंथिका। तो अन्योन्य प्रेरकत्व तो क्या होता है, तो यदि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन का मान कितना हो, एकांक हो, तो प्राथमिक कुंडली में धारा प्रवाह एकांक होने पर द्वितीय कुंडली के फ्लक्स ग्रंथिकाओं का जो कुल मान होता है, कुल फ्लक्स ग्रंथिकाओं की जो संख्या होती है वही फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या जो है इस दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है। या दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली से बद्ध चुंबकीय फ्लक्स ग्रंथिकाओं की संख्या के बराबर होता है। कब, जबकि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा की मात्रा कितनी हो, एकांक हो।
ये जो परिभाषा हम कह रहे हैं, ये इस कंडीशन के आधार पे हम लोगों को ये बात कह देनी है। कैसे कहेंगे वो आपके ऊपर है, समझिए बात को और पूरी बात को अपने भाषा में कहने, लिखने और समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे कंडीशन सिर्फ इतना है कि I1 = 1 देन M = N2/2। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली की फ्लक्स ग्रंथिकाओं के मान के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली में प्रवाहित धारा की मात्रा एकांक हो। बस इसके आधार पर हम लोग किसकी परिभाषा दे देते हैं, अन्योन्य प्रेरकत्व की, या यम को हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, डिफाइन कर देते हैं। अब इसमें हम लोग यदि फैराडे का नियम अप्लाई कर दें तो फैराडे के नियम से क्या मिलता है हम लोगों को, फैराडे के नियम से मिलता है कि द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल अगर E हो तो E का मान क्या होता है, del phi2 बाई del t, और फेरों की संख्या N2 है तो N2 डाल देंगे। अब इसको आगे बढ़ाएंगे तो क्या होगा, माइनस del N2 phi2 बाई del t। इस N2 को उसके अंदर लिया जा सकता है। क्यों करना पड़ा, तो N2 phi2 को हम लोग कहते हैं फ्लक्स ग्रंथिका, और फ्लक्स ग्रंथिका का मान कितना होता है, तो फ्लक्स ग्रंथिका का मान होता है सीधे M × I1। ये जो फार्मूला हम लोग शुरू में किए थे, तो इसके जवाब लिखा जा सकता है कैसे, माइनस डेल, और इसके जवाब लिख सकते हैं हम M I1 बाई del t। तो यम तो किन्हीं दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व है, और इसका मान जो है क्या होता है, इसका मान जो है दिए हुए कुंडलियों के लिए नियत होता है। दिए हुए दो कुंडलियों के लिए यम के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यम का मान तभी बदलेगा जब इसमें प्रयुक्त पदार्थ को बदल दें, या इसमें फेरों की संख्या को बदल दें, इनके बीच की दूरी को बदल दें, तभी यम का मान बदलेगा। यम का मान कब नहीं बदलेगा, यम का मान तब नहीं बदलेगा जब दोनों कुंडलियों को हम स्थिर कर देंगे, रख देंगे, तो यम के मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो यहाँ से ये हुआ। अब इसको आप आगे बढ़ा सकते हो कि यम तो अचर क्वांटिटी है, तो फिर बाहर निकाल लेते हैं इसको, del I बाई del t, और यहाँ से फिर यम का मान निकालते हैं हम लोग, तो यम = हो जाता है माइनस E बाई del I बाई del t। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन किए थे यम को। अब यहाँ से भी हम लोग यम को डिफाइन किए थे कि I1 = देखो I1 मिस हो रहा है, I1 = 1 देन M = इतना। अब इसको हम लोग फिर यम को यहाँ इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के आधार पर भी डिफाइन करेंगे कि यदि del I1 बाई del t = 1 देन M = न्यूमेरिकली M = E, आंकिक रूप से यम का मान E के बराबर हो जाए। तो दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान दूसरे कुंडली में प्रेरित, ये E2 निकालिए क्योंकि हम लोग दूसरे कुंडली में निकाल रहे हैं, द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है। कब, जब प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की समय दर क्या हो, एकांक हो। दो कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का मान द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल के बराबर होता है, जबकि प्राथमिक कुंडली के धारा परिवर्तन का समय दर एकांक हो। अपने भाषा में समझिए इसको। अब इसको या इधर से भी कह सकते हैं, कैसे, प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की समय दर एकांक होने पर द्वितीय कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान दोनों कुंडलियों के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व के बराबर होता है, तुल्य होता है। बस जैसे आप कह दें सब सही है। तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि अन्योन्य प्रेरकत्व को हम लोग दो तरह से डिफाइन कर चुके, और इन दोनों में आपको वही बताया गया कि अन्योन्य प्रेरकत्व जो है कितना होता है, क्या होता है और क्या कितना होता है। इसके बाद से हम लोग अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक निकालेंगे। अन्योन्य प्रेरकत्व का मात्रक, तो इसका मात्रक फिर वही वोल्ट प्रति एम्पीयर सेकेंड, या यम का मात्रक यम बराबर ये होता है, यम बराबर ये मतलब वोल्ट प्रति एम्पीयर बटे सेकेंड, या इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं हम लोग हेनरी। क्या कहते हैं, हेनरी। वोल्ट प्रति एम्पीयर सेकेंड को क्या कहते हैं, हेनरी,
और जैसे यल का हम लोग बीमा निकाले तो वैसे इसका भी बीमा निकाल सकते हैं। बीमा के लिए आपको क्या करना होगा, इसको मूल राशि में बदलना होगा और बोल्ट, अब इसको मूल राशि में बदलना होगा बोल्ट। तो यम का अगर मात्रक हम लोग चलें, मात्रक या यम का मात्रक, पहले 1 हेनरी को डिफाइन कर लें। यहाँ पे 1 हेनरी कितना होगा, उसके बाद से हम लोग मात्रक निकालते हैं। 1 हेनरी, तो यदि E2 इक्वल टू 1 वोल्ट और डेल I1 बाई डेल टी का मान हो जाए 1 एम्पियर प्रति सेकेंड, मतलब धारा परिवर्तन की समय दर एकांक हो, तो यम की वैल्यू हो जाएगी 1 हेनरी। 1 हेनरी, तो 1 हेनरी इंडक्टेंस कितना, तो यदि 2 कुंडलियों को इस प्रकार से समायोजित किया गया है कि प्राथमिक कुंडली में धारा परिवर्तन की समय दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड होने पर द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो जाए, इसमें धारा परिवर्तन की समय दर 1 एम्पीयर प्रति सेकंड होने पर यदि द्वितीयक कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान 1 वोल्ट हो जाए, तो इन दोनों कुंडलियों के बीच अनुनाद प्रेरकत्व का मान जो होता है वो 1 हेनरी होता है। एकदम सिंपल और सरल परिभाषा है, सारे डिफिनीशंस जो है इसके सूत्र पे ही निकाले जा रहे हैं। अब इसका मात्रक की बात करें हम लोग, तो यम है, यम का मात्रक क्या होगा, SI मात्रक, MKS मात्रक में चले हम लोग। बोल्ट, बोल्ट का मात्रक बोल्ट V बराबर W बाई क्यू, V बराबर W बाई क्यू। बोल्ट, बोल्ट को किस में लिख सकते हैं, बोल्ट को लिख सकते हैं हम लोग जूल प्रति कूलाम, जूल प्रति कूलाम वोल्ट हो गया, और पूरे का बटे एम्पियर, एम्पियर होता है I बराबर क्यू बाई टी, I इक्वल टू क्यू बाई टी एम्पियर, जूल प्रति कूलाम, ये कूलाम है, और एम्पियर तो ठीक है, और सेकंड यहाँ चला जाएगा किधर, ऊपर, हर का हर जाएगा ऊपर। जूल को हम लिख सकते हैं किग्रा मीटर बटे सेकंड का स्क्वायर, ये जूल को लिख दिए। कूलाम को क्या लिखेंगे, कूलाम को लिखेंगे एम्पियर गुणे सेकंड, एम्पियर गुणे सेकंड, ये हो गया कूलाम का। अब 1 एम्पियर नीचे पड़ा हुआ है, तो इनटू एम्पियर, और ये सेकंड अंश में है तो 1 सेकंड यहाँ पे है, यानी कुल यहाँ पे 2 सेकंड स्क्वायर है, सेकंड, ये सेकंड कटेगा, अब बचेगा कितना, किग्रा मीटर प्रति। अब एम्पियर यहाँ भी है तो एम्पियर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर, क्योंकि ये इससे कटेगा और ये हो जाएगा सेकंड स्क्वायर। ये होगा यम का मूल मात्रक MKS पद्धति में। अब यहाँ से हम लिख सकते हैं यम की बीमा, यम की बीमा कितनी हो जाएगी, यम की बीमा हो जाएगी यम यल T माइनस 2 A माइनस 2, ये हो जाएगा यम का बीमा। ध्यान से देखेंगे तो ये यल जो अनुनाद प्रेरकत्व के लिए यल का मान निकाला गया था, ये उसी के अकॉर्डिंग आएगा। यम L2 किधर से आ रहा है, जूल में गलत किया गया, जूल किग्रा इंटू मीटर, जूल को गलत किया गया, जूल को किग्रा इंटू मीटर नहीं, किग्रा मीटर इंटू मीटर, क्योंकि जूल जो होता है कार्य होता है बल गुणे विस्थापन, और बल का होता है न्यूटन, इसका होता है विस्थापन का होता है मीटर। तो न्यूटन को लिखेंगे किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, हम जूल को सीधे लिख दिए हैं किग्रा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये न्यूटन हो गया, इंटू मीटर ये जूल हो गया, और सेकंड पहले से था, कूलाम को लिख दिया एम्पियर सेकंड, और ये एम्पियर पहले से, ठीक है। 1 मीटर बढ़ रहा है, ये M2 और यहाँ हो जाएगा L2, ये होता है बीमा यम का। इसी तरह बीमा निकाली गई है यल की मतलब अनुनाद प्रेरकत्व की। अनुनाद प्रेरकत्व को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन हो सकते हैं, तो नर्म लोहे का क्रोड यदि लगा दिया जाए दोनों कुंडलियों के बीच, दोनों कुंडलियों में नर्म लोहे का क्रोड लगा दिया जाए, तो नर्म लोहे के क्रोड को लगा देने से
अन्यून प्रेरकत्व का मान जो है बढ़ जाता है, क्योंकि हम लोगों को पता है कि नर्म लोहे का क्रोड यूज करने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ जाती है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ेगी तो तीव्रता के आधार पे फ्लक्स बढ़ेगा, और फ्लक्स बढ़ेगा तो प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल बढ़ेगा तो प्रेरित धारा बढ़ेगी। एकदम सिंपल सरल रिलेशन है कि नर्म लोहे का प्रयोग करने से क्या होता है, नर्म लोहे का प्रयोग करने से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बढ़ती है, उसी के आधार पर सारा काम जो आगे बढ़ जाता है। ओके।